हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशंस ऑफ ईथर, जिसमें आपको ये बताया गया था विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स एंड एल्कोक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, किसी भी कंपाउंड का पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जैसे किसी भी लिक्विड का उसका ऑर्डर, उसकी प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए ईथर की बात अगर हम करें, डाई मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर गैस होते हैं, बाकी जितने बचे ईथर्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी को लिखते हैं एक एक करके। लिखिए इसमें डाईमेथिल ईथर्स, डाईमेथिल ईथर्स एंड एथिल मेथिल ईथर्स, डाईमेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर्स आर गैस, आर गैस, while other ethers are other ethers are liquid, लिक्विड। जैसे आप हाइड्रोकार्बन की ही बात करें, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है, ठीक, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे और गैस लिक्विड से सॉलिड में, जैसे आपको पता है हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, 1 से लेके 4 कार्बन तक गैसेज होती हैं, फिर 5 कार्बन से लेके 16 कार्बन तक लिक्विड होते हैं, ऑनवर्ड सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक उसी तरह ईथर में भी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, पहले गैस होगा, गैस से लिक्विड होगा, ठीक, बाकी लिक्विड ही रहेगा। जैसे कहा गया कि सबसे छोटा ईथर्स 2 कार्बन के होते हैं ना, जिसे क्या कहते हैं डाई मेथिल ईथर, इसको लिखना नहीं। ये क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होती है। हमने कहा इसी तरह एथिल मेथिल ईथर C2H5OCH3, ये भी गैस होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी ईथर्स होते हैं सारे सारे लिक्विड्स होते हैं। ये बात हमने यहाँ लिख दिया है। क्या, डाई मेथिल ईथर्स आर, एथिल मेथिल ईथर्स आर गैस, व्हाइल अदर लिक्विड्स आर, अदर ईथर्स आर लिक्विड्स। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात हम करें, सेकेंड प्रॉपर्टी, ईथर जो होते हैं कलरलेस होते हैं। ईथर्स की कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे क्या, ईथर्स आर कलरलेस, ईथर्स आर कलरलेस। ईथर का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है ईथर्स जितने होते हैं सारे के सारे ईथर्स कलरलेस होते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी, ईथर की जो होती है स्मेल होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक, और प्लीजेंट नेचर का होता है। तो अगली प्रॉपर्टी आप ये भी लिखिए, ईथर्स हैव ethers have characteristics ethers have characteristics pleasant smell, pleasant smell, मतलब कि ईथर का जो स्मेल होता है वो सूंघने में अच्छा लगता है। ठीक, इसीलिए कहा गया ईथर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, प्लीजेंट स्मेल। अगली प्रॉपर्टी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ईथर की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है जैसे जैसे ईथर में कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। तो अब ये लिखेंगे
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर ग्रेजुअली इंक्रीजेस, the boiling point of ether gradually increases. The boiling point of ethers gradually increases as the molecular weight increases. कहने क्या मतलब, ईथर का जैसे जैसे मालिकुलर वेट बढ़ेगा, मालिकुलर वेट बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें हम, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, वह पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो कोई चीज बॉइल होती है। ठीक, तो जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक, अब बात करते हैं, देखो ईथर जो होता है, ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जनरली मोस्टली सभी के सभी ईथर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, जिस तरह से कहा जाता है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हो तो उसे वाटर आसानी से घोल लेता है, उसी तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर्स में सॉल्युबल होते हैं। इसलिए सॉल्युबिलिटी के लिए एक बात कही जाती है, लाइक डिजॉल्व लाइक्स, जैसे को तैसा खोलता है। ठीक, तो इसको भी लिख सकते हैं अगली पॉइंट में, लिखिए इसको, ये लिखना है आपको क्या, ईथर्स एक्ट एज गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक, ईथर्स एक्ट एज ethers acts as good solvent for organic compound। ठीक, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ईथर की। हमने क्या बताया, ईथर जो के होते डाई मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। बाकी सभी जो ईथर्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया, ईथर जो होता है कलरलेस होता है, कोई उसका स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया, ईथर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल, ईथर का जो स्मेल होता है एक स्पेसिफिक होता है और अच्छा लगता है उसको सूंघने में। अगली प्रॉपर्टी बताया गया कि जैसे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है ईथर का, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी आपको ये बताई गई, ईथर जो होता है गुड सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। आपको ये पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं क्या, नॉन पोलर, इसलिए नॉन पोलर ईथर में आसानी से घुलते हैं, इसलिए कहा जाता है ईथर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और ये भी जानते रहिए, ईथर में जैसे जैसे उसकी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, ईथर की ब्रांचिंग अगर हाइड्रोकार्बन की ब्रांच बढ़ती जाएगी तो स्फेरिकल शेप गेन करता जाता है, तो उसलिए क्या होता है, उसकी भी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट तब घटता जाता है। कहने का मतलब नॉर्मल स्टेट कार्बन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, एज ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा तो आसानी से वेपराइज होगा, तो उसका कहने का मतलब उसका मॉलिक्यूल उसका मेल्टिंग पॉइंट कम माना जाता है या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक, ये था ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज की। ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहली बात बता दो केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो केमिकल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है, तो उसी को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और आपको पता है ईथर में कुल 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला टाइप का बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का,
और दूसरा टाइप का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। ठीक, जैसे देखो ईथर आपको पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR। ठीक, कहने का मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, हो सकता है यहाँ कोई हाइड्रोजन लगे हो, है ना। यही होता है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक वजह से होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, और कुछ प्रॉपर्टी का ऑक्सीजन के कारण, ईथर के ऑक्सीजन के कारण होती है। तो ओवरऑल कुल 3 केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है ईथर। ठीक, कौन सा, रिएक्शन ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंड रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अभी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं आप जो चीजें हमने बताया। ईथर कुल मेनली 3 टाइप्स केमिकल रिएक्शंस देते हैं। तो पहली बात ये लिखिए, लिखिए ईथर्स, लिखिए द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, ईथर divided into 3 groups, into 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला केमिकल रिएक्शन किसके कारण होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक से, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप ऑफ ईथर। ठीक, तो पहली रिएक्शन आप किसके बेस पर करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप ऑफ ईथर। एल्किल ग्रुप का आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के ब्रेकिंग से जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उसको हम पहले कैटेगरी में रखे हैं, क्या, केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप्स। ठीक, चलिए सेकंड केमिकल रिएक्शंस की बात अगर करें, दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो हम इसमें वो पढ़ेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, तो इसको लिख सकते हैं, या ईथर के जो ऑक्सीजन होता है उसके कारण जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो इसको भी लिखिए, लिखिए केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू ईथर ऑक्सीजन, या केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन। ठीक, ईथर का जो ऑक्सीजन होता है उसके कारण। और तीसरी रिएक्शन होगी ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होते उसके ब्रेकिंग से जो केमिकल्स रिएक्शंस होगी। तो थर्ड कैटेगरी हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, लिखिए थर्ड कैटेगरी हम उस रिएक्शन को पढ़ेंगे, कौन सा, केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक, तो ओवरऑल ईथर की हम 3 कैटेगरी के केमिकल्स रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी ईथर की जो एल्किल ग्रुप होते हैं उसके कारण रिएक्शंस,
दूसरा केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ईथर के जो ऑक्सीजन एटम है उसके कारण, और तीसरी केमिकल रिएक्शंस कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन के बांड के कारण, ईथर के जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बांड होता है उसके कारण। तो ओवरऑल 3 कैटेगरी की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, और जब ये तीनों रिएक्शंस पढ़ लेंगे तो ईथर का आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो आप हेडिंग लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप ऑफ ईथर। हेडिंग आप लिखिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप ऑफ ईथर। ठीक, ईथर की जो एल्किल ग्रुप होता है उसके कारण कौन सी केमिकल्स रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, इसमें होता है। जैसे ये वही सब रिएक्शंस देंगी जैसा आपने एल्केनो में पढ़ा था। एल्केनो में कौन कौन सी केमिकल्स रिएक्शन पढ़े थे, पहला हैलोजिनेशन। तो आपको पता है कि कोई भी एल्केन या एल्किल ग्रुप हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है, वो भी फ्री रेडिकल बेस्ड होता है। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? कोई भी एल्केन जो होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन का मतलब एक हैलोजन किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किस तरह से देगा, इसमें हम पढ़ेंगे पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे कि नेसेंट ऑक्सीजन से। एल्किल ग्रुप ईथर का जब भी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पेरोक्साइड लिंकेज क्रिएट करता है, दूसरी केमिकल रिएक्शन हो गई। तीसरी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे सेलेनियम ऑक्साइड से। ठीक, सेलेनियम ऑक्साइड से। तो ओवरऑल 3 केमिकल रिएक्शन हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट कैटेगरी की ईथर की केमिकल रिएक्शंस थी। ठीक, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक, पहला इसमें लिखेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक, हैलोजिनेशन में आपको यही बताया गया, अभी हमने बताया कि कोई भी एल्किल ग्रुप जो ईथर का होगा वो किस तरह से हैलोजन से रिएक्ट करेगा, और ये एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहां हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक, तो पहले यही लिखिए, इसमें लिखिए हैलोजिनेशन में लिखिए ऑन हैलोजिनेशन रिएक्शन, ऑन हैलोजिनेशन रिएक्शन, ऑन हैलोजिनेशन रिएक्शन, on halogenation reaction, ethers shows ether shows substitution reaction, substitution reaction, substitution reaction किसका नहीं कहिए, मतलब ईथर जब भी हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक, ये बात। अगला पॉइंट लिखेंगे, और जो सब्स्टिट्यूशन होगा ईथर के अल्फा कार्बन पर होगा। ठीक, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर के एल्किल ग्रुप के अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस मेनली एट अल्फा पोजीशन। तो अगला पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
अगला पॉइंट बनाइए और लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन reaction mainly takes place at alpha position, at alpha position of ether। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पर होता है और आपको पता है अल्फा पोजीशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन होगा ईथर में वही ईथर का अल्फा पोजीशन होगा, उससे जो जुड़ा होगा बीटा होगा। ठीक, तो हेलोजिनेशन में सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन पर होता है, अल्फा पोजीशन पर होता है। ठीक ना, अब देखिए कितने हेलोजन एक्ट करेंगे अल्फा पोजीशन, ये डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पर ना, कि कितने अल्फा पोजीशन से कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये डिपेंड करता था रिएक्शन की कंडीशंस कैसी होंगी। तो इसी में आगे लिख लीजिए एक्सटेंस ऑफ हेलोजिनेशन, लिखिए अल्फा पोजीशन ऑफ ether। देखिए एक्सटेंस ऑफ हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन मेनली डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशंस, ये पॉइंट आपको लिखना है। उसी में आगे बढ़ा लीजिए क्या, एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन, extent of halogenation depends upon reactions condition, extent of halogenation depends upon reactions condition, ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंडेंट होती है। ठीक, अब वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो कहने का यह मतलब एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि जो हेलोजिनेशन होता है ईथर के अल्फा पोजीशन पे होता है, अल्फा पोजीशंस कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, कितने उस पे हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, वो रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंडेंट होगा। ये चीजें आपको यहाँ बताई गई है। ठीक, देखिए अगर हेलोजिनेशन अब्सेंस ऑफ लाइट में होता है, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, और हेलोजन का अमाउंट लिमिटेड होता है, तो अल्फा पोजीशन से केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं, और वो भी क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर वही रिएक्शन का जो कंडीशन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा और इनफ अमाउंट में हेलोजन होंगे, तो अल्फा पोजीशन के या बीटा पोजीशन के या ईथर में जितने हाइड्रोजन होंगे सभी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक, तो यही बातों को एक एक करके लिखना आपको। तो लिखिए, इसमें पहले लिखिए इफ हेलोजिनेशन इज कैरीड आउट, इफ हेलोजिनेशन, इसी में आगे लिखना है आपको, इफ हेलोजिनेशन is carried out in absence of light, in absence of sunlight, सनलाइट के absence में किया जाए। ठीक, if halogenation takes place in absence of sunlight and less amount of halogen and less amount of halogen।
अगर हेलोजिनेशन की प्रोसेस सनलाइट के एब्सेंस में की जाए और लेस अमाउंट में हेलोजन होगा तो हेलोजिनेशन केवल अल्फा पोजीशन पर होगा। ठीक, देन हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस, हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस at alpha position, at alpha position only। ठीक, हमने एक चीज जानते हैं आप लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कुछ तरीके की होगी, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एल्केन्स होते हैं या एल्किल ग्रुप्स होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देते हैं। और आपको पता है फ्री रेडिकल सनलाइट के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे ज्यादा बनते हैं, तभी फ्री रेडिकल बनते ही हैं। अब जब सनलाइट का एब्सेंस रहेगा और लेस अमाउंट में हेलोजन रहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन एल्किल ग्रुप के केवल अल्फा पोजीशन पर होंगे। अल्फा पोजीशन के जितने हाइड्रोजन होंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके रिप्लेस हो जाएंगे, किससे? किसी भी हाइड्रोजन से। ठीक ना, चलिए इसको हम रिएक्शन के थ्रू सीखेंगे, कैसे रिएक्शंस होती है ये सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ईथर ले सिंपल वे में, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, ये कौन सा ईथर है? डाईमेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, क्योंकि दो एथिल ग्रुप दोनों तरफ लगे हैं। इसका क्या नाम होगा? डाई एथिल ईथर। ठीक, डाई एथिल ईथर। अब ये बताइए डाई एथिल ईथर में अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये। ठीक, अगर ईथर की रिएक्शन किसी भी हैलोजन से कराई जाए और किसमें के साथ? अब्सेंस ऑफ लाइट या अब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है यहां देख सकते हैं आप। ठीक, हैलोजिनेशन किसके साथ कराया जाए? किस, मान लीजिए क्लोरीन के साथ हम कराते हैं, कंडीशन कैसा लेते हैं? डार्क या अब्सेंस ऑफ सनलाइट, वही बात है डार्क। और किसी भी लेविस एसिड FeCl3, तो क्या होता है कि अल्फा पोजीशन ए भी है, अल्फा पोजीशन ए है, तो अल्फा पोजीशन पे दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिमूव होंगे। कैसे होंगे यहां देखिए। ठीक, तो सबसे पहले किसी एक अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3CH, और यहाँ क्लोरीन आके जुड़ेगा और ऑक्सीजन यहाँ CH2CH3। देखिए क्लोरीन के दो एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या निकलेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक दूसरा नाम होता है स्पिरिट ऑफ साल्ट, ये रिमूव होगा। और अल्फा पोजीशन देखिए, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक, अगर ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू की गई, फिर से अगर इसको सनलाइट मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई गई ऑन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि डार्क कंडीशन में कोई भी लेविस एसिड ले लेंगे, जिससे क्या होता है आसानी से फ्री रेडिकल जनरेशन में हेल्प होता है। तो यहां से दूसरे अल्फा पोजीशन से भी क्लोरीन, यहाँ अब इस बार इस अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH ClO CH Cl, चलिए इसको अल्फा मानते हैं, इसको अल्फा डैश मान लेते हैं, CH3। तो अल्फा पोजीशन देखिए, इस बार इसका, एक बार इसका, तो एक बार इससे आगे भी रिएक्शन प्रोसीड होंगी।
जैसे और भी होगा तो इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। तो अगर हम पूछे इसका क्या नाम है, तो हमने कहा है इसको अल्फा कह दिए हैं, इसको अल्फा डैश, तो क्या नाम होगा इसका? अल्फा 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 डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये इसका आईपीएससी नाम होगा। ठीक, इसका क्या नाम होगा? अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक, इस तरह से अगर ईथर पर सनलाइट के एब्सेंस में या डार्क कंडीशन में हेलोजिनेशन करते हैं तो अल्फा पोजीशन के एक एक हाइड्रोजन को स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन आप देखते हैं हम। अगर देखिए, अगर हेलोजिनेशन कराएं सनलाइट के प्रेजेंस में और एनफ अमाउंट या सफिशिएंट अमाउंट में हेलोजन होगा तो ईथर के जितने भी हेलोजन होंगे सभी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ठीक, चलिए एक एक करके वो भी सीखते हैं। हमने क्या बताया कि अगर हेलोजिनेशन ईथर में सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं और एनफ अमाउंट में हेलोजन होगा तो क्या होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा। जब फ्री रेडिकल ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो सब्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक, तो अगला लिखिए स्टेटमेंट, इफ हेलोजिनेशन इज कैरीड आउट if halogenation is carried out if halogenation is carried out in presence of light, presence of sunlight एंड, ठीक, अगर हेलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाती है एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ हेलोजन एंड एक्सेस amount of halogen, then complete substitution takes place. Then complete substitution takes place। कहने क्या मतलब है, हमने क्या बताया, अगर हेलोजिनेशन की रिएक्शंस सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाए और एक्सेस अमाउंट में हेलोजन होगा तो क्या होगा कि हेलोजन पर ईथर पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे, चाहे वो अल्फा पोजीशन का होगा चाहे बीटा पोजीशन का, सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हेलोजन से। इसलिए हमने लिखा है क्या, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक, चलिए इसको रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। ठीक, जैसे जैसे हमने अभी बताया था एक एग्जांपल लेके उस कंडीशन को एक्सप्लेन किया था, अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट में होती थी रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम कोई रिएक्शन कोई कंपाउंड ईथर लेते हैं, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम तो आप जानते होंगे डाई एथिल ईथर। ठीक, ये डाई एथिल ईथर है। हमने क्या बताया कि अगर इसका हेलोजिनेशन कराएं यानी कि हेलोजन से रिएक्शन कराएं, हेलोजनेशन रिएक्शन कराएं और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को हम जनरली H न्यू से
कर देते, h nu फॉर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 2 5 और इधर भी 3 2 5, टोटल 10 हाइड्रोजन के एटम है। तो 10 हाइड्रोजन के एटम है तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 10 मोल क्लोरीन के चाहिए होंगे। ठीक, 10 मोल क्लोरीन के चाहिए होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? 10 HCl मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। बाकी जितने जगह पे 2 यहाँ पे हेलोजन है, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ, तो सारे पोजीशन से हेलोजन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन यानी कि यहाँ क्लोरीन से। तो कुछ प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा, जैसे CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। ठीक, तो देख रहे हैं। और ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उसको कहते हैं, इसका क्या नाम क्या होगा? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। और दूसरा इसका एक नाम और भी दे सकते हैं, क्योंकि 10 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, 3 2 5 और 7 और 3 10 टोटल क्लोरीन एटम। इसका नाम क्या होगा? डेका क्लोरो डाई एथिल ईथर। डेका क्लोरो डाई एथिल ईथर, डेका क्लोरो डाई एथिल ईथर। अब जो होता क्या है, जो डेका क्लोरो डाई एथिल एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो डेका क्लोरो डाई एथिल ईथर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने में यूज किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब कभी सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराते हैं तो ईथर के जितने हाइड्रोजन होते हैं सभी के सभी कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे यहां पर मैं लिया था डाई एथिल ईथर, उसका कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हुआ पर क्लोरो डाई एथिल ईथर या डेका क्लोरो डाई एथिल ईथर, और ये इंसेक्टिसाइड होता है और इसलिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है। ठीक, तो ये थी एल्किल ग्रुप के कारण हेलोजिनेशंस की रिएक्शंस। अब हम चलते पढ़ते हैं अगली रिएक्शन। अगर नेसेंट ऑक्सीजन से भी कराएं तो एल्किल ग्रुप ईथर का पेरोक्साइड लिंकेज क्रिएट करता है। ठीक, तो अगली रिएक्शंस एल्किल ग्रुप के कारण, रिएक्शन विथ नेसेंट ऑक्सीजन। दूसरी रिएक्शन एल्किल ग्रुप की, रिएक्शन विथ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा? न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। मतलब रिएक्शन में जो नया ऑक्सीजन बनते हैं, जो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? नेसेंट ऑक्सीजन। होता क्या है कि ईथर नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पेरोक्साइड लिंकेज क्रिएट करता है और वो पेरोक्साइड लिंकर ईथर के अल्फा पोजीशन पे जुड़ती हैं। ठीक, तो लिख लीजिए यही रिएक्शंस, यही स्टेटमेंट लिखिए। नेसेंट ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन विथ ईथर नेसेंट, थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ना, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन अभी हमने बताया एटॉमिक फॉर्म होता है ना। नेसेंट ऑक्सीजन
on reaction with ether, on reaction with ether, nascent oxygen on reaction with ether, peroxide linkage takes place, peroxide linkage, peroxide linkage, peroxide linkage क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक ना। मतलब हमने क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन विथ ईथर पेरोक्साइड लिंकेज टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन कहने क्या मतलब है, ईथर से जब भी नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है अल्फा पोजीशन ईथर से क्या बन जाता है, पेरोक्साइड लिंकेज क्रिएट होता है। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हो जाते हैं तो कुछ कंपाउंड बनता है। चलिए उसको अभी हम रिएक्शंस के थ्रू सीखते हैं, है ना। जैसे अगर हम कहें कोई एक ईथर ले लें, जैसे कोई भी एक ईथर लें सिंपल वे में, जैसे CH3 CH2O CH3, जैसे मान लीजिए ये कोई ईथर लिया गया, आपको पता है ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है ना, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अब बात आती है किस पे पेरोक्साइड लिंकेज होगा, उस कार्बन से होगा जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस जो सेकेंडरी कार्बन होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर सेकेंडरी नहीं होगा कोई तो किसी पर भी होगा, तो यहाँ सेकेंडरी ये है तो अल्फा यानी कि पेरोक्साइड लिंकेज इस कार्बन पर होगा। वैसे तो इस ईथर का क्या नाम है, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ठीक। एथिल मेथिल ईथर जब एक्सेस ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करता है, नेसेंट ऑक्सीजन के जब एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक, जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो पेरोक्साइड लिंकेज होगा, पेरोक्साइड अल्फा पोजीशन पे होगा और अल्फा पोजीशन ये वाला है और ये भी है, लेकिन इस पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है और ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आसानी से लिंकेज यहां पर टेक्स प्लेस होगा, पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक। तो कोई एक प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। कैसे बनेगा यहां देख सकते हैं आप, CH3 CHOOH, ठीक। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली लिंक है कि नहीं, तो पेरोक्साइड लिंक हुआ, ठीक। इस तरह से कोई कंपाउंड बन जाता है, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एथिल मेथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका क्या नाम होता है, एथिल मेथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक। तो हमने सिंपल वे में क्या पढ़ा भाई, क्या, रिएक्शंस विथ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन से जब भी ईथर रिएक्ट करता है उसके अल्फा पोजीशन के पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता, सॉरी अल्फा पोजीशन पर पेरोक्साइड लिंकेज क्रिएट होता है, और वो पेरोक्साइड लिंकेज मतलब होता है पेरोक्साइड जब कभी ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं उसे पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने पढ़े H2O2, वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में लिंक होते हैं कि नहीं, कुछ इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे बैरियम पेरोक्साइड BaO2, तो ये लिंकेज है कि नहीं डायरेक्टली, तो इसी को कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड बॉन्ड हो जाता है ना, ठीक। चलिए तो हमने क्या सीखा कि जब कभी ईथर नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है
अल्फा पोजीशन पे पेरोक्साइड लिंकेज टेक्स प्लेस होते हैं। जैसे हमने लिया था एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर पे जब एक्सेस में ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो इस अल्फा पोजीशन पे पेरोक्साइड लिंकेज हुआ, जैसे यहाँ, और जो कंपाउंड बना एथिल मेथिल हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। ठीक, ये बात। चलिए लास्ट रिएक्शन हम एल्किल ग्रुप के कारण पढ़ते हैं, सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको दो रिएक्शन समझ आई होंगी। हमने जो बताया एल्किल ग्रुप के कारण, एक हेलोजिनेशन वाली और दूसरी नेसेंट ऑक्सीजन से। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीजन पढ़ेंगे किससे? सेलेनियम से, सेलेनियम ऑक्साइड से। सेलेनियम ऑक्साइड, तो हेडिंग आप लिखेंगे रिएक्शन विथ सेलेनियम ऑक्साइड। तीसरी रिएक्शन एल्किल ग्रुप के कारण है रिएक्शन विथ सेलेनियम ऑक्साइड, SeO2। इसको क्या कहते हैं? सेलेनियम ऑक्साइड। एक चीज समझते हैं आप, सेलेनियम एक मेटल होता है ना। सेलेनियम 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ठीक ना। तो क्या है कि जब सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो जब भी ईथर सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एस्टर बनता है। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आप जानते होंगे, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इतने ग्रुप, इसी ग्रुप को कहते हैं एस्टर। तो एस्टर एक बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पर ही होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि सेलेनियम की प्रॉपर्टी होती अल्फा पोजीशन से दो हाइड्रोजन को खींच लेता है और एक ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। ठीक, तो चलिए अभी रिएक्शन सब बताएंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिए रिएक्शन लिखिए सेलेनियम, या ऐसे लिखिए ईथर ऑन रिएक्शन विथ सेलेनियम ऑक्साइड्स, ईथर ऑन रिएक्शन विथ ethers on reaction with सेलेनियम ऑक्साइड यानी कि SeO2, ethers on reaction with selenium oxide, oxidation of selenium oxide, oxidation of alpha position carbon, alpha position carbon takes place and ester form, ठीक। देखिए कैसे होता है ऑक्सीडेशन, हमने एक वर्ड यूज किया है। ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है ऑक्सीडेशन। और इनऑर्गेनिक में आपको बताया जाता है किसी भी एलिमेंट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ जाना, जैसे SnCl2 से SnCl4 हो जाए तो Cl2 की संख्या पहले 2 थी SnCl2 में, अब SnCl में 4 हो गई, तो यहाँ 3 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसी का रिवर्स रिडक्शन होता है। और इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं किसी भी एटम मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निकल जाए, ठीक, वो ऑक्सीडेशन। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई ईथर हम ले, है ना, जैसे कोई भी ईथर ले, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल कोई भी इथर है, जैसे CH3 CH2O CH3, इसका नाम क्या है? एथिल मेथिल ईथर। ठीक, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, लेकिन मोर रिएक्टिव ये है, तो ऑक्सीडेशन इस कार्बन पर होगा यहाँ पे। ठीक, देखिए होता क्या है, जब इसका रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड से करते हैं, जब सेलेनियम ऑक्साइड से इसको रिएक्ट कराते हैं, तो अल्फा पोजीशन का जो ये वाला कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या निकल जाएगा? बाई प्रोडक्ट SeH2। ठीक ना, या कुछ ऐसा निकल जाता है। सल्फर मेटल अलग, सेलेनियम अलग और वाटर अलग, बाई प्रोडक्ट सेलेनियम और वाटर ये अलग हो जाते हैं। तो देखो इतना जो ग्रुप बना COO, इतने को एस्टर कहते हैं, है ना? एस्टर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? हमने यही बताया था, सेलेनियम अल्फा पोजीशन के 2 हाइड्रोजन को खींच लेता है, और इसका जो ऑक्सीजन का एटम होता है एक जाके वहां जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन का एटम सेलेनियम से आके यहाँ जुड़ गया, और इस तरह से ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक ना, इसका क्या नाम होगा? मेथिल इथेनोएट। मेथिल इथेनोएट, इसी को कहते हैं एस्टर। ये जनरली एस्टर ही है, तो हम एस्टर भी लिख देते हैं, एस्टर है ना। तो कुल मिला के ईथर से एस्टर कैसे बनाते हैं कि जब कभी, ठीक, ईथर की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सेलेनियम ऑक्साइड से, तो एस्टर बन जाता है। ठीक, अगला हेडिंग आप लिख लेंगे क्या? रिएक्शन ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन। हेडिंग यानी कि अब हम सेकेंड ग्रुप की रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन। ठीक, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, बस आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।